अब हम लोग प्लेस ऑफ सप्लाई चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। सो बेसिकली ईच एंड एवरी प्रोविजन विल बी डिस्कस बाय अस इन दिस चैप्टर, प्लेस ऑफ सप्लाई। अब क्यों जरूरत है प्लेस ऑफ सप्लाई डिटरमाइन करने की? हमको क्या है, पहले ये जज करना पड़ता है नेचर ऑफ टैक्स के लिए, नेचर ऑफ सप्लाई जानने के लिए कि कौन सा टैक्स लगेगा। क्योंकि अगर कोई सप्लाई इंटर स्टेट सप्लाई है, यदि कोई सप्लाई क्या है इंटर स्टेट सप्लाई है, तो उस पर क्या लगता है, आईजीएसटी लगता है। और यदि कोई सप्लाई क्या है इंट्रा स्टेट सप्लाई है, यदि कोई सप्लाई क्या है इंट्रा स्टेट सप्लाई है, तो उस पर क्या लगता है, सीजीएसटी लगता है, प्लस एसजीएसटी ओब्लिक यूटीजीएसटी। सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी ओब्लिक यूटीजीएसटी लगता है। अब इंटर स्टेट सप्लाई है या इंट्रा स्टेट सप्लाई है, कुछ चीज पे डिपेंड करता है, लोकेशन ऑफ सप्लायर, लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई। अगर लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई सेम ही स्टेट में है या सेम ही यूनियन टेरिटरी में है, तब तो वो इंट्रा स्टेट सप्लाई है। अदरवाइज अगर लोकेशन ऑफ सप्लायर एक्स स्टेट में है, प्लेस ऑफ सप्लाई वाई स्टेट में है, डिफरेंट स्टेट्स हो गए, टू डिफरेंट यूनियन टेरिटरीज हो गई या स्टेट या यूनियन टेरिटरी हो गई, तो वो इंटर स्टेट सप्लाई है जिसपे आईजीएसटी लगता है। तो पहले तो ये जानना कि डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन में नेचर ऑफ सप्लाई क्या है, उसके लिए प्लेस ऑफ सप्लाई डिटरमाइन करना जरूरी है। और फिर आता है हमारे पास क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन, क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। यहां पे जीएसटी लगेगा या नहीं लगेगा, ये डिटरमाइन करने के लिए भी प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है, इंपॉर्टेंट है कि प्लेस ऑफ सप्लाई टैक्सेबल टेरिटरी में है या प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है, नॉन टैक्सेबल टेरिटरी के अंदर है। तो इसके लिए अपने सेक्शन 10 है ऑफ आईजीएसटी एक्ट 2017, जो कि बताता है डिटर्मिनेशन ऑफ प्लेस ऑफ सप्लाई, डिटर्मिनेशन ऑफ प्लेस ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ जो डोमेस्टिक ट्रांजैक्शंस है ऑफ गुड्स। ठीक है, सेक्शन 11 में अपने को प्लेस ऑफ सप्लाई डिटरमाइन करनी है इंपोर्ट एक्सपोर्ट के केस में ऑफ गुड्स, वो कैसे निकालनी है वो सेक्शन 11 बता रहा है। सेक्शन 12 में डिटर्मिनेशन ऑफ प्लेस ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन ऑफ सर्विसेज, डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन ऑफ सर्विसेज। ठीक है, जिसमें आपके जब सर्विस सप्लायर एंड रेसिपिएंट बोथ आर इन टैक्सेबल टेरिटरी, सेक्शन 13 है डिटर्मिनेशन ऑफ प्लेस ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ जो क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन है ऑफ सर्विसेज। ठीक है, डिटर्मिनेशन ऑफ प्लेस ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन ऑफ से सर्विसेज। फिर आती है बात सेक्शन 14 जो हम यहां पढ़ेंगे। अगर ऑनलाइन इंफॉर्मेशन डेटाबेस एक्सेस रिट्रीवल सर्विसेज सप्लाई की जा रही है नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रेसिपिएंट को, तो क्या किसकी
टैक्स लायबिलिटी अराइज होती है। ये सब चीज़ें अपन क्या है ये यहाँ पढ़ेंगे। उसके अलावा अपन जो पास्ट एग्जाम क्वेश्चन है उसका भी क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले अपन ने बताया व्हाट इज द नीड फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ प्लेस ऑफ सप्लाई। क्यों जरूरत है प्लेस ऑफ सप्लाई निकालने की? बिकॉज जो टैक्स किस IGST लगना है या CGST या SGST लगना है, डिपेंड्स अपॉन व्हाट द पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन। सो डिटर्मिनेशन ऑफ द टैक्स, determination of tax to be levied, which tax is to be levied, that is IGST, CGST, SGST or UTGST, will depend on whether a particular transaction is a interstate supply or an intrastate supply. Whether a particular transaction is a interstate supply or say an intrastate supply. So here, in case of cross-border transactions, in case of say cross-border transactions, to determine whether the tax to be levied or not on a particular transaction, एक तो ये क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन में कि टैक्स लगना है या नहीं लगना है, और इन केस ऑफ डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन क्या है कि वेदर अ पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन इज अ इंटरस्टेट सप्लाई और से एन इंट्रास्टेट सप्लाई। ठीक है, अब फंडामेंटली जब प्लेस ऑफ सप्लाई डेस्टिनेशन या कंजम्पशन प्रिंसिपल पे है, जहाँ गुड्स का डेस्टिनेशन है या जहाँ गुड्स का कंजम्पशन है या जहाँ सर्विसेज का कंजम्पशन हो रहा है, नॉर्मली वो क्या होती है, प्लेस ऑफ सप्लाई है। तो प्लेस ऑफ सप्लाई प्रोविजंस आर बेस्ड ऑन कंजम्पशन। अब बेसिकली सेपरेट प्रोविजंस बना रखे हैं अपन ने फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ प्लेस ऑफ सप्लाई। गुड्स के अलग हैं, सर्विसेज के अलग हैं। गुड्स टेंजिबल हैं, इनका मूवमेंट आप देख सकते हो। सर्विसेज इनटेंजिबल हैं, जिनका मूवमेंट आप देख नहीं सकते हो। तो सर्विसेज के रिलेशन में आपको क्या है, प्रॉक्सी यूज करनी पड़ेगी। प्रॉक्सी यानी अजम्पशंस यूज करने पड़ेंगे। अजम्पशंस क्या हो सकते हैं, प्रॉक्सी यानी अजम्पशन यूज करने पड़ेंगे। अजम्पशंस क्या हो सकते हैं, देखो अजम्पशन क्या हो सकता है, लोकेशन ऑफ सर्विस सप्लायर प्लेस ऑफ सप्लाई हो सकती है। लोकेशन ऑफ सर्विस रेसिपिएंट प्लेस ऑफ सप्लाई हो सकती है। परफॉर्मेंस जहाँ कैरी आउट कर रहे हो वो क्या है, प्लेस ऑफ सप्लाई हो सकती है। सर्विसेज जहाँ कंज्यूम हो रही है वो क्या है, प्लेस ऑफ सप्लाई हो सकती है। जहाँ जिस व्यक्ति को या जिस पर्सन को या जिस प्लेस पे द एक्चुअल बेनिफिट फ्लोज, वो बन सकती है प्लेस ऑफ सप्लाई। सो वी आर यूजिंग वेरियस प्रॉक्सीज टू डिटरमाइन प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज, यानी लोकेशन ऑफ सप्लायर, लोकेशन ऑफ सर्विस रिसीवर, place where the activity takes place, place of performance, place where services is consumed, and place या person to whom the actual benefit flows. Basically ये क्या है, place of supply है। So an assumption or proxy which gives more appropriate result than the others for determining place of supply can be used for determining the place of supply। ठीक है, so an assumption or say proxy basically which gives more appropriate result than the others for determining the place of supply can be used for determining what the place of supply। तो फंडामेंटली ये प्रॉक्सीज इसलिए यूज़ की जाती है क्योंकि सर्विसेज क्या है, इंटेंजिबल है। तो जो मोस्ट अप्रोप्रिएट, किसी में लोकेशन ऑफ सर्विस सप्लायर हो सकता है, किसी में लोकेशन ऑफ सर्विस रेसिपिएंट हो सकता है, किसी में परफॉर्मेंस हो सकती है। इस तरह से अपन ने क्या है, प्रॉक्सीज यूज़ करके प्लेस ऑफ सप्लाई की डिटर्मिनेशन की है। अब एक होते हैं अपने B2B ट्रांजेक्शंस, बिजनेस टू बिजनेस ट्रांजेक्शन। बेसिकली क्या होता है, ये वॉश आउट ट्रांजेक्शंस कहलाए जाते हैं। ये वॉश आउट ट्रांजेक्शन है क्योंकि जो रेसिपिएंट है उसको क्या मिल जाता है, रेसिपिएंट को क्या मिल जाता है, इस केस में ITC मिल जाता है। गवर्नमेंट को कोई रेवेन्यू थोड़ी मिल रहा है, जो अपन ने टैक्स दिया वो वापस से ITC के फॉर्म में ले लिया गया। तो इस केस के अंदर नॉर्मली जो प्लेस ऑफ सप्लाई होती है वो लोकेशन ऑफ सप्लायर होती है।
लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट होती है, सॉरी रेसिपिएंट क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ रजिस्टर्ड पर्सन प्लेस ऑफ सप्लाई बन जाती है, बेसिकली लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट रहती है यहाँ पे प्लेस ऑफ सप्लाई। जहाँ B2C ट्रांजेक्शन है ये वॉश आउट ट्रांजेक्शन नहीं है, यहाँ अल्टीमेट जो रेवेन्यू है वो एक्रूज टू द गवर्नमेंट, जो अल्टीमेट रेवेन्यू है वो क्या है, एक्रूज टू द गवर्नमेंट। तो ये बेसिकली क्या है, ये यहाँ पे जो रेवेन्यू है दैट एक्रूज टू द गवर्नमेंट। तो यहाँ पे जो अनरजिस्टर्ड पर्सन है, कंज्यूमर है, कैन नॉट अवेल इनपुट टैक्स क्रेडिट। अनरजिस्टर्ड पर्सन क्या है, ही कैन नॉट अवेल इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो जो B2B transactions, they are wash transactions, since the recipient also being registered person avails ITC and no real revenue accrues to the government. जो B2B transactions हैं, the location of recipient determines the place of supply in most of the almost the situations. यहाँ B2B में location of recipient यानी जो location of registered person है वो place of supply in most of the cases, as the recipient is entitled to take further credit. ठीक है, जो B2C ट्रांजेक्शन है वो अनरजिस्टर्ड पर्सन को कंज्यूम द सेम एंड अकॉर्डिंगली कैन नॉट अवेल ITC। यहाँ जो टैक्सेस है दे रीच टू द गवर्नमेंट। अब बिफोर डिस्कसिंग द प्लेस ऑफ सप्लाई प्रोविजंस इन डिटेल, हम क्या है पहले डेफिनेशंस देखेंगे, फिर सेक्शन 10 एंड 11 देखेंगे। प्लेस ऑफ सप्लाई का मतलब क्या है, जो प्लेस ऑफ सप्लाई एज डिटरमाइंड एज पर द प्रोविजंस ऑफ चैप्टर 5 ऑफ द IGST एक्ट। अब दो चीज इंपॉर्टेंट हो गई, प्रॉक्सीज में अपन ने देखा या तो लोकेशन ऑफ सप्लायर हो सकती है, लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट हो सकती है। तो लोकेशन ऑफ सप्लायर ऑफ सर्विसेज क्या है, लोकेशन ऑफ सप्लायर ऑफ सर्विसेज क्या है, लोकेशन ऑफ सप्लायर ऑफ सर्विसेज। तो अगर उसने रजिस्ट्रेशन करा रखा है और इस प्लेस से सप्लाई की जा रही है, तो ये क्या हो जाएगा, प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगी, प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगी जो प्लेस जहां उसने रजिस्ट्रेशन करा रखा है। ठीक है, अगर सप्लाई अलग जगह से की जा रही है, अगर सप्लाई क्या है अलग जगह से की जा रही है, तो उस केस के अंदर क्या है, प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगी, लोकेशन ऑफ द फिक्स्ड एस्टेब्लिशमेंट। उस केस के अंदर प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगी, लोकेशन ऑफ द फिक्स्ड एस्टेब्लिशमेंट। उस केस के अंदर प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगी, लोकेशन ऑफ फिक्स्ड एस्टेब्लिशमेंट हो जाएगी। ठीक है, जहां से सप्लाई की जा रही है। एक जगह से ज़्यादा प्लेस ऑफ बिजनेस फिक्स्ड एस्टेब्लिशमेंट एक से ज़्यादा जगह है और सब मतलब सब पार्ट ले रहे हैं सप्लाई करने के रिलेशन में, तो जो एस्टेब्लिशमेंट है विच इज मोस्ट डायरेक्टली कंसर्न विद सप्लाई ऑफ सर्विस, जो कि एस्टेब्लिशमेंट विच इज मोस्ट डायरेक्टली कंसर्न विद सप्लाई ऑफ सर्विस, वो प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगी। और अन्य परिस्थिति में जब कुछ नहीं है तो यूजुअल प्लेस ऑफ रेजिडेंस ऑफ द सप्लायर बिकम्स द प्लेस ऑफ सप्लाई। सो बेसिकली इट मीन्स क्या, इट मीन्स वेयर अ सप्लाई इज मेड फ्रॉम अ बिजनेस, वेयर सप्लाई इज मेड फ्रॉम अ बिजनेस फॉर विच registration has been obtained, where supply has been made from a place of business for which registration has been obtained। तो क्या है ये, लोकेशन ऑफ सच प्लेस ऑफ बिजनेस। क्या हो गई प्लेस ऑफ सप्लाई, लोकेशन ऑफ सच प्लेस ऑफ बिजनेस। वेयर सप्लाई इज मेड फ्रॉम अ प्लेस अदर देन द प्लेस ऑफ बिजनेस, वेयर सप्लाई इज मेड फ्रॉम अ प्लेस अदर देन द प्लेस ऑफ बिजनेस फ्रॉम वेयर फॉर विच रजिस्ट्रेशन हैज बीन obtained, यानी क्या, अ फिक्स्ड एस्टेब्लिशमेंट एल्सवेयर। सो फिर क्या हो जाएगी, प्लेस ऑफ सप्लाई लोकेशन ऑफ द फिक्स्ड एस्टेब्लिशमेंट। प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगी, लोकेशन ऑफ फिक्स्ड एस्टेब्लिशमेंट। और अगर सप्लाई इज मेड फ्रॉम मोर देन वन एस्टेब्लिशमेंट, यदि सप्लाई इज मेड फ्रॉम मोर देन वन एस्टेब्लिशमेंट वेदर प्लेस ऑफ बिजनेस या फिक्स्ड एस्टेब्लिशमेंट, तो लोकेशन विच इज मोस्ट लोकेशन ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट विच इज मोस्ट डायरेक्टली कंसर्न विद द provision of the supply, location which is most directly concerned with the provision of supply। in absence of such place, the location of the usual place of residence of the supplier, location of क्या, usual place of residence of the supplier। तो ये तो हो गई location of the supplier of service।
जैसे लोकेशन ऑफ सप्लायर ऑफ सर्विस है वैसे ही लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट है, उसका उल्टा कर लो। अगर मैंने रजिस्ट्रेशन कर रखा है और मैं रजिस्टर्ड प्लेस पे वो सर्विसेज कंज्यूम कर रहा हूं तो वो लोकेशन मेरी हो जाएगी। एक से ज़्यादा एक एस्टेब्लिश अदर देन रजिस्टर्ड एस्टेब्लिशमेंट, किसी फिक्स एस्टेब्लिशमेंट में मैं सर्विसेज कंज्यूम कर रहा हूं तो वो हो जाएगी मेरी लोकेशन। अगर एक से ज़्यादा एस्टेब्लिशमेंट्स है तो जो मोस्ट एस्टेब्लिशमेंट इज मोस्ट डायरेक्टली कंसर्न विद द रिसिप्ट ऑफ सर्विस वो हो जाएगी, और अदरवाइज यूजुअल प्लेस ऑफ रेजिडेंस हो जाएगी। सो बेसिकली लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट को बिल्कुल वो का वही है जो सप्लायर है। लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट मीन्स वेयर सप्लाई इज रिसीव्ड एट अ प्लेस ऑफ बिजनेस, वेयर सप्लाई इज रिसीव्ड एट अ प्लेस ऑफ बिजनेस फॉर विच रजिस्ट्रेशन हैज बीन obtained, for which registration has been obtained, the location of such place of business, for which registration has been obtained, the location of such place of business. उसके बाद देखिए where supply is received at a place other than place of business for which registration has been obtained, तो क्या है, a fixed establishment elsewhere, तो location of such establishment. और उसके अलावा where supply is received from more than one establishment, where supply is received from more than one establishment, where whether place of business या fixed establishment, whether place of business या fixed establishment, तो क्या हो जाएगा, the location most directly concerned with the receipt of supply, or in any other case the location of the usual place of residence of the recipient, location of the usual place of residence of the recipient. तो फंडामेंटली ये location of recipient of service हो गई। place of business क्या हो गई, एक तो वो place हो गई where the person ordinarily carries on the business, जहाँ वो स्टोर करके रख रहा है अपने गुड्स, जहाँ वो गुड्स या सर्विसेज रिसीव कर रहा है वो क्या हो जाएगी, प्लेस ऑफ बिजनेस हो जाएगी। उसके अलावा जहाँ वो मेंटेन कर रहा है अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स, और उसके एजेंट की प्लेस भी उसकी प्लेस ऑफ बिजनेस की एम्बिट में आ रही है। तो प्लेस ऑफ बिजनेस इंक्लूड द प्लेस फेयर फ्रॉम वेयर द बिजनेस इज ऑर्डिनरली कैरिड ऑन। प्लेस ऑफ बिजनेस क्या हो गई, वो प्लेस जहाँ बिजनेस ऑर्डिनरली कैरी ऑन किया जा रहा है, जिसके अंदर आपके वेयर हाउस आ गया, गोडाउन आ गया, या अन्य प्लेस आ गई जहाँ टैक्सेबल पर्सन स्टोर हिज गुड्स, सप्लाईज और रिसीव्स गुड्स और सर्विसेज ऑफ बोथ। जहाँ टैक्सेबल पर्सन मेंटेन कर रहा है अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स, टैक्सेबल पर्सन जहाँ मेंटेन कर रहा है अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स, या द प्लेस वेयर टैक्सेबल पर्सन इज एंगेज इन बिजनेस थ्रू एन एजेंट बाय वॉट एवर नेम कॉल्ड। उसके बाद आता है हमारे पास क्या, फिक्स्ड एस्टेब्लिशमेंट। फिक्स्ड एस्टेब्लिशमेंट बेसिकली क्या हो गया, इट मीन्स अ प्लेस, इट मीन्स अ प्लेस अदर देन क्या, रजिस्टर्ड प्लेस। फिक्स्ड एस्टेब्लिशमेंट में क्या है, आपके यहां ह्यूमन एंड टेक्निकल रिसोर्स होने चाहिए, एंड सफिशिएंट डिग्री ऑफ परमानेंस होनी चाहिए, एंड सफिशिएंट डिग्री ऑफ परमानेंस इज रिक्वायर्ड। ठीक है, तो अब देखिए, इट मीन्स बेसिकली अ प्लेस अदर देन द रजिस्टर्ड प्लेस ऑफ बिजनेस विच इज कैरेक्टराइज्ड बाय सफिशिएंट डिग्री ऑफ परमानेंस एंड suitable structure in terms of human and technical resources to supply services or to receive and use services for its own need. Usual place of residence क्या हो गई, in case of an individual the place where he ordinarily resides. Usual place of residence क्या हो गई, the place where he say ordinarily resides, and in other case the place where the person is incorporated या otherwise legally constituted. Address of delivery क्या होता है, जहां गुड्स और सर्विसेज डिलीवर किए जाएंगे एज इंडिकेटेड इन द टैक्स इनवॉइस। इट मीन्स द एड्रेस ऑफ द रेसिपिएंट ऑफ गुड्स और सर्विसेज, इट मीन्स द एड्रेस ऑफ द रेसिपिएंट ऑफ goods or services indicated in the tax invoice issued by a registered person for delivery of such goods or services or both. वो एड्रेस हो गया। एड्रेस ऑन रिकॉर्ड क्या हो गया, इट मीन्स द एड्रेस ऑफ द रेसिपिएंट अवेलेबल ऑन द रिकॉर्ड ऑफ द सप्लायर। ठीक है, तो ये कुछ डेफिनेशंस थी, एक बार देख लेना। उसके बाद आती है हमारे पास क्या, प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स। सेक्शन 10 जो है ये क्या है, डिटर्मिनेशन है ऑफ प्लेस ऑफ सप्लाई इन रिस्पेक्ट ऑफ डोमेस्टिक ट्रांजैक्शंस of goods. Determination of place of supply in respect of, say, domestic transactions of goods. So here the place of supply of goods
द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स अदर देन द गुड्स विच आर इंपोर्टेड इनटू और एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया, हाउ यू विल बी डिटरमाइनिंग द प्लेस ऑफ सप्लाई। पहली बात, अगर सप्लाई की वर्चू से मूवमेंट ऑफ गुड्स है तो 10(1)(a) में क्या है, सप्लाई की वर्चू से अगर मूवमेंट ऑफ गुड्स है, सप्लाई की वर्चू से क्या हो रहा है, मूवमेंट ऑफ गुड्स हो रहा है एक जगह से दूसरी जगह। तो जहां ये मूवमेंट ऑफ गुड्स टर्मिनेट होता है, जहां ये मूवमेंट ऑफ गुड्स टर्मिनेट होता है फॉर डिलीवरी टू रेसिपिएंट, वो बन जाएगी क्या, प्लेस ऑफ सप्लाई। जहां मूवमेंट क्या हो रहा है, टर्मिनेट हो रहा है फॉर डिलीवरी टू रेसिपिएंट, वो बन जाएगी क्या, प्लेस ऑफ सप्लाई। ठीक है, जैसे सपोज कीजिए आपका ये मूवमेंट टर्मिनेट होता है, जयपुर से माल गया अहमदाबाद गया, या से अहमदनगर गया, तो यहां पे अहमदनगर में टर्मिनेट हो गया मूवमेंट, तो अहमदनगर क्या बन जाएगी, यहां प्लेस ऑफ सप्लाई बन जाएगी। सो देखिए, वेयर द सप्लाई इन्वॉल्व मूवमेंट ऑफ गुड्स, वेयर द सप्लाई इन्वॉल्व मूवमेंट ऑफ गुड्स वेदर बाय द सप्लायर और बाय द रेसिपिएंट और बाय एनी अदर पर्सन, वेदर बाय द सप्लायर और बाय द रेसिपिएंट या एनी अदर पर्सन, तो वो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगी, लोकेशन ऑफ द गुड्स, लोकेशन ऑफ द गुड्स at a time at which the movement of the goods terminates, location of goods at a time at which the movement of goods terminates for delivery to the recipient, location of the goods at a time with which the movement of the goods terminates for delivery to the recipient। ठीक है, एक से ज्यादा स्टेट से भी पास ऑन हो सकता है, वो जहां मूवमेंट ऑफ गुड्स टर्मिनेट होगा वो बेसिकली क्या हो जाएगी, प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगी। फिर है 10(1)(b), 10(1)(b) में बिल टू शिप मॉडल है। 10(1)(b) में क्या है, बिल टू शिप मॉडल है। जैसे ये है सप्लायर ऑफ गुड्स, ये है दिल्ली में, ठीक है, जो फिजिकल रेसिपिएंट है ये भी दिल्ली में ही बैठा है, और यहां पे ये बिल किया गया माल, पहले माल भेजना था, ये मिस्टर ए है, ये मिस्टर बी है, इसको बी को भेजना था, बी जयपुर में है, ये यहां पे थर्ड पर्सन की बात बोल रहे हैं। अब माल तो इसको भेजना था, मूवमेंट चालू भी हुआ, बट बिफोर ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ मूवमेंट ऑफ गुड्स इसने बोल दिया ए को कि भैया तुम तो ये माल सी को दिल्ली में भिजवा दो, सी को दिल्ली में भिजवा दो, तो बिल टू शिप मॉडल हो गया ये। तो अब यहां पे 10(1)(b) ये बोल रहा है कि जो प्लेस ऑफ सप्लाई होगी, जो प्लेस ऑफ सप्लाई होगी वो क्या हो जाएगी, बिल टू शिप मॉडल में लोकेशन ऑफ थर्ड पर्सन हो जाएगी, जिसके इंस्ट्रक्शन पे ये माल गया है आगे। ठीक है, तो ये देखिए, तो यहां जयपुर बन जाएगी प्लेस ऑफ सप्लाई, सप्लायर दिल्ली में है, प्लेस ऑफ सप्लाई जयपुर है, ये इंटरस्टेट सप्लाई है सब्जेक्ट टू से IGST। सो वेयर द गुड्स आर डिलीवर्ड, वेयर द गुड्स आर डिलीवर्ड बाय द सप्लायर, where the goods are delivered, where the goods are delivered by the supplier to recipient, where the goods are delivered by the supplier to a recipient or any other person, by the supplier to a recipient or any other person on direction of third person, on direction of third person, where the goods are delivered by the supplier to a recipient on direct or any other person on direction of third person, whether acting as an agent or otherwise, whether acting as an agent or otherwise, before या during the movement of goods, before या during the movement of goods, either by way of transfer of document of title, before या during the movement of goods, लॉरी रिसिप्ट होती है, रेलवे रिसिप्ट होती है, ये क्या है, डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ऑफ गुड्स है, तो उनको टाइटल को ट्रांसफर कर दिया बिफोर या ड्यूरिंग द मूवमेंट ऑफ द गुड्स और अदरवाइज, तो क्या हो जाएगा, इट शैल बी डीम्ड दैट द सेड थर्ड पर्सन
हैज रिसीव्ड द गुड्स, ये डीम माना जाएगा कि उस थर्ड पर्सन ने रिसीव किए गुड्स, और प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सच गुड्स क्या हो जाएगी, द प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ सच पर्सन। प्लेस ऑफ सप्लाई उस केस के अंदर क्या हो जाएगी, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ सच पर्सन। तो ये 10(1)(b है, बिल टू शिप मॉडल है। यहां पे माल डिलीवर किया जा रहा है किसी व्यक्ति को जो रेसिपिएंट है थर्ड पर्सन के कहने पे, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगी, जिसको बिल किया गया है थर्ड पर्सन को, वो क्या बन जाएगी, प्लेस ऑफ सप्लाई इस केस के अंदर बन जाएगी। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट, वेयर द सप्लाई डज नॉट इन्वॉल्व मूवमेंट ऑफ द गुड्स, जहां सप्लाई डज नॉट इन्वॉल्व से मूवमेंट ऑफ द गुड्स। ठीक है, जहां सप्लाई डज नॉट इन्वॉल्व से मूवमेंट ऑफ द गुड्स, तो सेल हो रही है एज ऑन वेयर बेसिस। जैसे आपके प्री फैब्रिकेटेड फर्नीचर है, ये एक तरह से सेल एज ऑन वेयर बेसिस हो गई। तो इस केस के अंदर क्या हो जाएगी, प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगी, प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगी लोकेशन ऑफ गुड्स, लोकेशन ऑफ गुड्स एट द टाइम ऑफ डिलीवरी टू रेसिपिएंट, लोकेशन ऑफ गुड्स एट द टाइम ऑफ डिलीवरी टू द रेसिपिएंट। ठीक है, तो देखिए where the supply does not involve movement of the goods, where the supply does not involve movement of the goods, whether by the supplier or by the recipient, किसी के द्वारा मूवमेंट नहीं हो रहा है, then place of supply क्या हो जाएगी, location of such goods at a time of delivery to the recipient। place of supply क्या हो गई, location of such goods at a time of delivery to the recipient। फिर 10(1)(d है, अगर कोई गुड्स आर इंस्टॉल्ड और असेंबल्ड एट साइट, जगह जगह से पार्ट लेके अपन ने इंस्टॉलेशन किया उसको साइट पे, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगी, प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगी प्लेस ऑफ सच असेंबली और इंस्टॉलेशन, प्लेस ऑफ सच असेंबली और इंस्टॉलेशन। देन वेयर 10(1)(e, वेयर द गुड्स आर सप्लाइड ऑन बोर्ड अ कन्वेयंस इंक्लूडिंग से वेसल, aircraft, train or motor vehicle, where the goods are supplied on board a conveyance including a vessel, aircraft, train or motor vehicle, तो फिर क्या हो जाएगा, location at which the goods are taken on board, place of supply क्या हो जाएगी, location at which the goods are taken on board, वो place of supply बन जाएगी। and where supply of goods cannot be determined as per the above provisions, where place supply cannot be determined as per the above provisions, so it shall be determined in such manner as may prescribed, place of supply will be determined in such manner as may be prescribed। तो ये तो 10 की बात थी। सेक्शन 11 जो है ये बोलता है डिटर्मिनेशन ऑफ प्लेस ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ इंपोर्ट या एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स। इंपोर्ट तो आपको पता ही है, ब्रिंगिंग इनटू इंडिया फ्रॉम अ प्लेस आउटसाइड इंडिया, माल को इंडिया में लेके आना भारत के बाहर से वो इंपोर्ट है, भारत के बाहर ले जाना भारत के बाहर के लिए वो एक्सपोर्ट है। तो इंपोर्ट के केस में तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगी, लोकेशन ऑफ इंपोर्टर हो जाएगी। इंपोर्ट के केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगी, लोकेशन ऑफ इंपोर्टर हो जाएगी। एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स के केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगी, प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन ऑफ गुड्स। एक्सपोर्ट के केस में क्या हो जाएगी, प्लेस ऑफ सप्लाई डेस्टिनेशन ऑफ गुड्स हो जाएगी। तो इंपोर्ट मीन्स व्हाट, इंपोर्ट मीन्स ब्रिंगिंग इनटू इंडिया, इंपोर्ट मीन्स व्हाट, ब्रिंगिंग इनटू इंडिया फ्रॉम अ प्लेस आउटसाइड इंडिया, ब्रिंगिंग इनटू इंडिया फ्रॉम अ प्लेस आउटसाइड इंडिया। तो ऑल द इंपोर्ट्स आर बेसिकली डीम्ड टू बी व्हाट, इंटरस्टेट सप्लाई, all imports are deemed to be interstate supply and accordingly IGST will be levied in addition to the applicable custom duty। export क्या हो गया, export हो गया means taking goods out of India to a place outside India। यहाँ पे goods की जो export है वो interstate supply बेसिकली मानी जा रही है और वो जीरो रेटेड सप्लाई भी है। एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स भी इंटरस्टेट सप्लाई है और जीरो रेटेड सप्लाई है। सेक्शन 11 बता रहा है
प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स इंपोर्टेड इनटू और एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया। सेक्शन 11 का क्लॉज ये बता रहा है कि यदि कोई गुड्स इंपोर्ट होते हैं तो प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगा लोकेशन ऑफ द इंपोर्टर। एक्सपोर्ट होता है कोई गुड्स तो उसकी प्लेस ऑफ सप्लाई की हो जाएगी लोकेशन आउटसाइड इंडिया हो जाएगी। तो ये क्या है प्रोविजंस, अभी अपन ने क्या है प्लेस ऑफ सप्लाई की डिटर्मिनेशन के पढ़े इन रिस्पेक्ट ऑफ गुड्स।